हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। मैं राजकुमार चड्ढा, सीनियर लेक्चर फिजिक्स, एक बार फिर आप सबका बच्चों जो हमारी वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से होम ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, उसमें सबका स्वागत करता हूं बच्चों। होप्स आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा जो पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर। तो बच्चों अभी तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है। तो उसके आगे अब आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशंस ड्यू टू डाइपोल। तो बच्चों आज हमारा टॉपिक रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point on the axial line of the dipole। ये बच्चों आज हमारा टॉपिक है कि डाइपोल की एक्सियल लाइन के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालिए। अब बच्चों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सियल लाइन होती क्या है। बच्चों जी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। मान लीजिए एक माइनस क्यू चार्ज है, दूसरा प्लस क्यू चार्ज है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस था वो कितना था, 2L। ये हो गया आपका डाइपोल। इसका नाम हम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं और इसका नाम ओ रख लेते हैं। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि एक्सियल लाइन होगी ये वाला लाइन, ये जो यहां से सीधी लाइन यहां से ये चलेगी, दिस इज नोन एज एक्सियल लाइन। ये हो गया एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। ये यहां से नेगेटिव चार्ज से लेकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो लाइन आप ड्रा करोगे ये एक्सियल लाइन होगी। अब बच्चों हमें पूछा जाता है कि अब ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा कि मुझे नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो मुझे एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट लेना है। लेट मैं यहां पर कोई पी पॉइंट ले लेता हूं और इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। तो सबसे पहले बच्चों ये मैंने पी पॉइंट ले लिया और मान लीजिए इस पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से वो आर है, ये मतलब आर। अब बच्चों आपको पता है कि डाइपोल के बीच में डिस्टेंस कितना आपको बताया था, वो होता है 2L। 2L का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक भी L आएगा और यहां से यहां तक भी L आएगा। तो जी आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका कि डाइपोल का डिस्टेंस 2L। अब बच्चों मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू दिस डाइपोल। अब उसको करने से पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, एक छोटा सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पर लूंगा। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मैंने इसलिए रखा क्योंकि मुझे पता चलेगा कि इस पहले अब ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब होगी इस चार्ज की यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बच्चों इस तरफ होगी, उसका नाम मैं रख लेता हूं ई पॉजिटिव, इस तरफ। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो मतलब इस नेगेटिव चार्ज की जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो बच्चों इस तरफ होगी। तो ये मैंने ये। अब बच्चों यहां से आपको मैं बताता हूं कि आपको डेरिवेशन हमने की थी कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है और यहाँ पर पॉइंट बी है और उसका डिस्टेंस आर है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, वो क्या था फार्मूला, 1/4πε0 Q/r²। अब बच्चों यहां से एक और चीज समझ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² थी। मतलब कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस अगर इस चार्ज से ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होगी। अब बच्चों देखें कि क्योंकि ये देखो ये P पॉइंट इस पॉजिटिव चार्ज के पास है,
और ये P पॉइंट इस नेगेटिव चार्ज से दूर है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो अब इसलिए मैंने देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का एरो बड़ा डाला हुआ है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो छोटा डाला हुआ है, ताकि पता चल जाए कि ये बड़ी है और ये छोटी। अब बच्चों यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको पता है कि ये दोनों वेक्टर जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ये माइनस हो जाते हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी बच्चों? जिस तरफ बड़ा वेक्टर होगा तो बड़ा पॉजिटिव वाला इधर है, तो इसका मतलब कि इसकी डायरेक्शन भी जो होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वो इसी तरफ होगी। ये थोड़ा आपको डायग्राम मैंने समझा था कि डायग्राम में क्या है। अब बच्चों मुझे यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसके लिए मुझे पहले E पॉजिटिव निकालना पड़ेगा। E पॉजिटिव हो गया कि मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फिर E नेगेटिव मतलब कि इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, और दोनों को माइनस करेंगे। आओ बच्चों देखिए, पहले हम निकालते हैं E पॉजिटिव। E पॉजिटिव बोलो क्या फॉर्मूला आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखिए क्या फॉर्मूला था? 1/4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर। R कौन सा लेना है? उस पॉइंट P का उस चार्ज से डिस्टेंस। अब बच्चों E पॉजिटिव इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इसका P तक कितना डिस्टेंस है? BP। तो आप लिखोगे BP का स्क्वायर। अब बच्चों इसको लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP कितना होगा बच्चों? यहां से देखिए B, ये BP कितना होगा? ये देखो इस लाइन में चेक करो, ये देखो ये ओरिजिन है हमारा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना R, और इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस माइनस हो जाएगा, तो बाकी बचेगा BP। तो वो क्या बचेगा? R माइनस L। तो उसका लिखिए R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हो गया E पॉजिटिव, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों आओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज निकाल लिया था। नेगेटिव चार्ज का आएगा आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब देखिए इस चार्ज की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इसका डिस्टेंस आएगा AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब बच्चों AP देखो किस क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? यहां से यहां तक कितना है? R, और ये ऐड कर दो L, तो बन जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे दो मसले हो गए, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई और नेगेटिव, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकल गई और इस चार्ज। अब दोनों को हमने माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E पॉजिटिव माइनस E नेगेटिव। इसको करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो बच्चों E पॉजिटिव की बात से देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों को माइनस कर दो। आप बच्चों यहां से देखिए कॉमन क्या आएगा? देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, ये दोनों कॉमन है तो इसको बाहर ले लो। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, बच्चों अंदर क्या बचेगा? 1/r माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। ये आपका। अब बच्चों आगे तो आपका मैथमेटिक्स है, आप इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं इसके आगे यहां पर चलता हूं, ये स्टेप देखता हूं कि इसका आंसर आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व कीजिए बच्चों इसको, ये जैसे माइनस करते हो आप, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपॉन इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बनेगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। ये अब बच्चों इसको सॉल्व करने के काफी तरीके हैं मैथमेटिक्स। और देखो ये इसको लिख सकते हो आप A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस, मतलब ये बन गया A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये सारा मान लो A है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो बच्चों A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर किसका होता है?
ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप इसको मानिए पूरे को a और इसको मानिए b। तो पहले आप a प्लस b करिए, तो आएगा r प्लस l प्लस r माइनस l। फिर a माइनस b, r प्लस l माइनस r, और ये माइनस प्लस हो जाएगा जी। अब इसको देखिए, ये क्या है, स्क्वायर स्क्वायर तो कॉमन है दोनों को, लिया है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं नीचे लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी को लिख दिया मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर कॉमन है तो आप ये। अब बच्चों इसको सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा, q/4πε0। इसको सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा ये देखो, ये l माइनस का और l प्लस का कट जाएगा, बाकी बचेगा r प्लस r हो गया 2r। इधर बच्चों देखिए r और r कट जाएगा, l प्लस r कितना हो गया 2l, और ये आ जाएगा बच्चों r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। यहां तक नोट कीजिए, इसके आगे मैं यहां पर लिख देता हूं स्टार्टिंग में। इसके आगे बच्चों यहां पर आ जाओ कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन गई। जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ऊपर, Q मल्टीपल 2L अपॉन 4πε0 2R अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये चाहे ये सारा ऊपर मल्टीप्लिकेशन है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पर मुझे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू डालनी है, क्योंकि मुझे पता है कि Q मल्टीपल 2L जो होता है वो किसका होता है, डाइपोल मोमेंट P के बराबर। इसीलिए मैंने किया इसको, इसकी जगह P ले सकते हैं, P मल्टीपल 2R अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। ये बच्चों आपकी आई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट एक्सियल, इस एक्सियल पॉइंट पे। अब बच्चों अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ये देखिए। अब यहां पर देखिए कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। इसका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, उसकी डायरेक्शन भी इधर ही है, इस तरफ ही है जिस तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो हम बच्चों इसको ऐसे लिखेंगे, ई नेट वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू ई वेक्टर अपॉन मल्टीपल 2r अपॉन 4πε0 r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का स्क्वायर। ये मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि प्लस का साइन जब लिख दो इसका मतलब कि दोनों की डायरेक्शन जब सेम हो तो हम इधर प्लस का साइन लिखते हैं। अब बच्चों हम देखें फार शार्ट डाइपोल का केस, फार शार्ट डाइपोल, कई बार शार्ट डाइपोल आता है बच्चों। शार्ट डाइपोल का मतलब होता है कि इफ शार्ट, ये शार्ट ये छोटा आपको कब दिखेगा, ये छोटा डाइपोल, ये डाइपोल आपको छोटा कब दिखेगा, अगर आप बहुत दूर चले जाओ। अगर ये P पॉइंट में काफी दूर चला जाए, मैं किसी चीज को दूर से देखूंगा तो कोई चीज छोटी दिखेगी मुझे, तो मतलब कि फार शार्ट डाइपोल का मतलब होगा कि इफ ये जो P का डिस्टेंस यहां से यहां कितना था, ये डिस्टेंस हमने लिया था R, तो इफ R इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू L, तो अगर P बहुत ज्यादा हो जाएगा, दूर चला जाएगा, तो फिर देन हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं बच्चों L की वैल्यू। L मतलब कि ये L डाइपोल का जो लेंथ है वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी, क्योंकि R आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस वक्त हम बोलते हैं कि डाइपोल शार्ट है। तो उस वक्त बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ जाएगी P वेक्टर मल्टीपल 2R अपॉन 4πε0। इधर L आपका 0 हो जाएगा, बाकी बचेगा R का स्क्वायर। R का स्क्वायर और ऊपर भी स्क्वायर है तो बन जाएगा R की पावर 4 नीचे। तो L आपका नेग्लेक्ट का मतलब 0 कर दो।
अब जो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि एक आर और एक आर कट जाएगा तो आपका बच जाएगा 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर का क्यूब। ये बच्चों आपकी डेरिवेशन बनी ड्यू टू डाइपोल कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये। अब यहां से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बता देता हूं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्या आ सकता है इसका एमसीक्यू। आप इसका देखिए, मान लीजिए आपको पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती थी 1/r²। आपको पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है, तो आपने देखा 1/r³। ये आपको पहले याद रखना है। इसमें था, इसमें आपने पढ़ा था, तो मैं डिफरेंसेस आपको बना देता हूं। ये देखिए, ये आ गया आपका पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आ गया आपका एक डाइपोल बना लो -q +q और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। दोनों में डिफरेंस समझिए। जो आपको बोला जाएगा पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, वो आपकी वैरी कर रही है 1/r² और जो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r³। ये वो बॉडी बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा घटेगी, मतलब इक्वल डिस्टेंस के ऊपर किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा घटेगी। मान लो मैं क्या करता हूं कि इसका भी आर में ले लेता हूं 2 मीटर और इसका भी आर ले लेता हूं मैं 2 मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल की ज्यादा घटेगी या सिंगल चार्ज की। तो कर लो पुट इसको, E=1/2 का स्क्वायर 4 आएगा, इसका आएगा 1/8। मतलब हुआ कि डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा घटेगी दूर जाने से एज कंपेयर टू सिंगल पॉइंट चार्ज। और दूसरा बच्चा आप यहां पर देखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंगल पॉइंट चार्ज की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोर्स चार्ज। लेकिन जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये जो आपका है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह बच्चों आपको याद रखना है कि इसकी डिफरेंस के बारे में आप थोड़ा सा और भी याद रख सकते हो कि ये जो सिंगल पॉइंट चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है, और जो डाइपोल होता है डाइपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों वो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल होगी। तो इस तरह के आप डिफरेंस पॉइंट्स याद कर सकते हो। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सेकंड डेरिवेशंस की, कि ये एग्जाम बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, कि बोर्ड में बड़ी बार जो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द, अब हम एक्सियल लाइन नहीं लेंगे बल्कि हम लेंगे इक्वेटोरियल लाइन, EQUATORIAL, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे। अब बच्चों पहले समझ लेते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है। मान लीजिए ये आपके पास वैसे ही डाइपोल बना हुआ है, यहां पर ये आ गया डाइपोल -q। डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अब जो एक्सियल लाइन तो ये थी, अब मुझे उसने पूछा कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है कि इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि जो इसको एक 90 डिग्री बनाओ जो इसके मिड पॉइंट से काटे। तो मान लो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब ये मिड पॉइंट से काटेगा तो ये डिस्टेंस भी L हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी L है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इसका 2L होता है। अब उसी तरह बच्चों कि अब हमें इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लेना, तो मान लीजिए ये मैं पॉइंट ले लेता हूं P, जैसे पहले पढ़ा हमने कि P पॉइंट ले लिया। जैसे ये पॉइंट पहले इधर था, अब मैंने ऊपर ले लिया, तो इसका डिस्टेंस आप ले लीजिए R, सेंटर ऑफ डाइपोल से लेकर यहां तक। अब बच्चों सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस पॉइंट का यहां से, क्योंकि अब इस पॉजिटिव चार्ज की यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस ले लेता हूं कि इस पॉजिटिव चार्ज का यहां पर डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहां से यहां तक पहले मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए,
फिर यहां से ज्वाइन करता हूं तो नेगेटिव चार्ज का भी मुझे यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस पता होगा, तब मैं वो फार्मूला लगा सकता हूं। चलो बच्चों निकालते हैं डिस्टेंस। मान लीजिए ये 90 डिग्री है, ये आप एंगल ले लीजिए थीटा, ये भी एंगल थीटा। अब बच्चों इस ट्राइंगल को ध्यान दो, इसका मैं नाम डाल देता हूं ए बी ओ बी, ठीक है। तो ये देखो इस ट्राइंगल ध्यान से, ये देखो पी ओ बी, ये है ना 90 डिग्री का एंगल, इसका मतलब कि ये दोनों, ये ट्राइंगल बन गए बच्चों राइट ट्राइंगल। और राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि ये बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। और हाइपोटेन्यूज निकालने का फार्मूला आपको पता ही है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो आप ऐसे भी सकते हो बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, तो क्योंकि प्लस है तो आप ये डिस्टेंस हमारा निकल गया, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस ये आएगा। अब बच्चों यहां से यहां देखोगे तो ये भी डिस्टेंस सेम ही आएगा, क्योंकि ये भी वही आएगा बेस सेम है परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका भी आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो डिस्टेंस हो गया सेम, डिस्टेंस निकल गया मुझे। अब मुझे डायरेक्शन निकालनी थी, तो फिर वहीं पर रखूंगा मैं, यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा। आप बताओ ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो मतलब कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चों इधर ई पॉजिटिव। अब बच्चों ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए ई नेगेटिव। तो अब बच्चों जैसे पहले हमने पिछले केस में एक्सियल लाइन में देखा था कि वो जो पी पॉइंट था वो इसके पास था, इसलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर ज्यादा थी, और ये पी पॉइंट इस नेगेटिव चार्ज से दूरी पर था, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, और दोनों आपके अपोजिट आए थे, तो मैंने सबट्रैक्ट कर दिया था। लेकिन यहां पर मसला कुछ हो रहा है, यहां पर देखिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब जितना ई पॉजिटिव होगा उतना ही ई नेगेटिव होगा, मतलब ई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी ई नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये दोनों अपोजिट नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में कुछ एंगल है। जब एंगल होगा बच्चों तो फिर आप इसको कैसे करोगे, ये देखिए आप इसको अब सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको मैं मान लो एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, एक लाइन ड्रा करता हूं इस बेस के पैरेलल। तो अगर बच्चों जी मैं लाइन बेस के पैरेलल ड्रा करूंगा तो ये बन जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल। ये देखो ये जब दो लाइनें पैरेलल हो, आपने 9th में कहीं थ्योरम पढ़ी होगी, जब दो लाइनें पैरेलल हो तो ये ट्रांसवर्स हो, तो फिर बच्चों ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसलिए ये एंगल और फिर ये एंगल आपका बराबर होगा थीटा। इसको बच्चों ध्यान दो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये ट्रांसवर्स बनेगी, तो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब बच्चों यहाँ पर दूसरी थ्योरम लग जाएगी आपकी कि अगर दो लाइनें आपस में काटते हैं तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसका मतलब ये एंगल थीटा, तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा। अब यहां से आपने देखा कि ये वाले पॉजिटिव एंगल कितना बना रहा है थीटा, और ई नेगेटिव एंगल यहां पर कितना बना रही है थीटा। अब बच्चों आपको यहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बच्चों यहाँ पर बहुत से तरीके हैं। तो आप यहाँ पर पैरेललोग्राम ला के लगा सकते हो, क्योंकि ये दो वेक्टर आपको पता कि जब दो वेक्टर हो आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर हो और उनके बीच में कुछ एंगल हो थीटा, तो इनका जो दोनों का रिजल्टेंट होता है बच्चों वो क्या होता है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो डायगोनल का फार्मूला आपको पता है कि रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो अब यहां पर भी आप क्या कर सकते हो कि इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ये वाला डायगोनल जो अगर मैं पैरेललोग्राम इसकी यहां पर मान लीजिए कंप्लीट करता हूं, ये अगर मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं तो इन दोनों का जो डायगोनल आएगा वो ये आएगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल बनेगा ये, तो इस तरफ आएगी बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। डायगोनल जो होगा वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताएगा, और डायगोनल में इस फार्मूले से निकाल लूंगा। तो आओ बच्चों पहले हम क्या करते हैं, पहले उसी तरीके से पहले आप निकालिए ई पॉजिटिव की वैल्यू, मतलब कि इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर। तो लगाओ फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या फार्मूला क्यू अपॉन इस चार्ज से लेकर वहां तक डिस्टेंस, तो यहां तक डिस्टेंस कितना है, ये रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर कट जाएगा,
तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। ये आपका निकलेगा E पॉजिटिव। अब बच्चों E नेगेटिव की वैल्यू आप निकाल लीजिए। E नेगेटिव क्या होगा? E नेगेटिव होगा बच्चों 1/4πε0 Q अपॉन, अब E नेगेटिव होगा यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है? वही सेम ही है, तो अब इसका भी आपने ऐसे लिखना है r² प्लस L² का रूट। तो ये कट जाएगा तो आपका बन जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन r² प्लस L²। ये बन गया E नेगेटिव। और अब आपने क्या देखा कि ये देखिए जैसे मैं आपको यहां पर समझा रहा था, यहां पर भी देखिए कि ये दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो अब आप लिख सकते हो कि क्लियरली जो E पॉजिटिव है वो बच्चों बराबर है E नेगेटिव के। मैं दोनों को E पॉजिटिव के बराबर ही पुट कर लेता हूं, मतलब कि E नेगेटिव भी E पॉजिटिव कर लो और E पॉजिटिव तो है ही E पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों बराबर है तो A के बराबर पुट कर लो। अब आओ बच्चों कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो आपको बच्चों कौन बताएगा? वो बताएगा डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो वो आप फार्मूला लगा सकते हो यहां पर रूट A²B²। A यहां पर हो गया E पॉजिटिव और B हो गया E नेगेटिव। तो आप लिखिए E पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस E नेगेटिव का स्क्वायर प्लस 2 E पॉजिटिव E नेगेटिव और cos ऑफ थीटा। अब बच्चों E पॉजिटिव और E नेगेटिव में कितना एंगल है? ये देखो थीटा प्लस थीटा कितना होगा? ये एंगल बन जाएगा 2 थीटा। आपने यहां पर 2 थीटा लेना, ये 2 थीटा, ये आपको याद। अब बच्चों दोबारा मैं इसको याद कर लेता हूं। इसके ऊपर चलते हैं। E = अब मैंने क्या बोला था कि E पॉजिटिव E नेगेटिव बराबर है, इसका मतलब जहां जहां E नेगेटिव है वहां भी E पॉजिटिव कर लो। तो आपका आंसर आ जाएगा E पॉजिटिव का स्क्वायर, E नेगेटिव भी E पॉजिटिव का पुट कर दो प्लस 2। ये देखिए ये भी E पॉजिटिव ये भी E पॉजिटिव हो जाएगा, तो E पॉजिटिव इंटू E पॉजिटिव बन जाएगा E पॉजिटिव का स्क्वायर और बचेगा cos 2 थीटा। अब बच्चों इसको देखो ध्यान से, ये E पॉजिटिव और E पॉजिटिव कितने हो गए? 2E पॉजिटिव का स्क्वायर, ये भी आएगा 2E पॉजिटिव का स्क्वायर और cos 2 थीटा। ये अब बच्चों यहां से देखिए यहां भी 2E पॉजिटिव स्क्वायर है, यहां भी 2E पॉजिटिव स्क्वायर, इसको आप कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 2E पॉजिटिव का स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ये आएगा 2E पॉजिटिव का स्क्वायर बच्चों, तो ये 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है? ये आपको फार्मूला पता है ट्रिग्नोमेट्री का, 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होगा? 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बाई 2। ये 2 कट जाएगा, बाकी बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा। अब जो यहां पर देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 का 4 हो गया, 4E पॉजिटिव का स्क्वायर है और cos स्क्वायर थीटा है। अब बच्चों देखिए ये रूट जो है 4 के ऊपर भी है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी है, तो 4 का रूट हो गया 2E पॉजिटिव का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा E पॉजिटिव, इसका स्क्वायर रूट से कटेगा तो बचेगा cos थीटा। मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको बन गई 2E पॉजिटिव cos थीटा यहां। अब हम बच्चों कि उसकी वैल्यूज निकालकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब हमारे पास E पॉजिटिव, आप बताओ मुझे कि 2E पॉजिटिव की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? जो पहले रिलेशन निकाली थी वो थी E पॉजिटिव की वैल्यू क्या थी? वो थी
1/4πε0 Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो आप जो पहले निकाली थी। अब जो यहां पर है cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू किसी भी ट्रायंगल से निकालो क्योंकि ट्रायंगल सेम है। तो cos थीटा बच्चों किसका होता है? cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहां पर आ जाएगा आपका एल और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां से आप ले सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट। तो रूट को हम ऐसे ले सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट की वैल्यू 1/2 होती है तो आप पावर लिखते हैं, सीधा इजी हो जाएगा। अब अच्छा यहां पर देखिए ये बन के ऊपर क्या है, Q भी है, 2 भी है और L भी है। तो मैं इसको लिख सकता हूं Q मल्टीपल 2L। क्यों मैंने किया ऐसा? क्योंकि मुझे इसको P बनाना है, डाइपोल मोमेंट। तो नीचे बचेगा आपका 1/, देखो इनको ध्यान से लगाओ, ये बेस है, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है। तो बेस सेम और पावर्स ऐड वाला फार्मूला लगाइए, 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2। ये बच्चों आपका, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, आगे लिख लेते हैं इसको ऊपर, इसको मैं आगे ले जाता हूं। ये इक्वल बच्चों Q मल्टीपल 2L क्या होता है? डाइपोल मोमेंट 4πε0, बाकी बचेगा 1/r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ये बच्चों निकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। अब बच्चों आप इन वेक्टर फॉर्म में देखें, इन वेक्टर फॉर्म में आप बच्चों देखोगे तो क्या आपको समझ आता है? वेक्टर फॉर्म में कि आप ध्यान लगाइए कि इस डाइपोल की, थोड़ा डायग्राम क्लियर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि इस डाइपोल की जो डाइपोल मोमेंट है वो इधर है, इस तरफ है ना। डाइपोल का डाइपोल मोमेंट किस तरफ है? इस तरफ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। अब इसकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है उसकी डायरेक्शन किधर है? इसके अपोजिट। तो ये बच्चों आपको बड़ा याद रखना है। एक्सियल लाइन में क्या था कि एक्सियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी वो उसी तरफ थी जिस तरफ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी। लेकिन इसमें क्या हुआ इक्वेटोरियल लाइन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन निकली है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डाइपोल मोमेंट के देखिए अपोजिट है। तो अपोजिट को हम कैसे लिखेंगे? ई वेक्टर फॉर्म से क्या लिखेंगे? माइनस, ऐसे डालेंगे, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कि ये ई वेक्टर और ई वेक्टर आपस में अपोजिट है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी कई बार आता है। आइए इसका स्पेशल केस देखते हैं। जैसे पहले देखा था स्पेशल केस मतलब कि फॉर शॉर्ट डाइपोल की भी डायरेक्शन आता है। बच्चों शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि अगर ये जो P पॉइंट है ये बहुत दूर हो जाए, मतलब कि R जो है, R मतलब दैट इज इफ R आपका बहुत ज्यादा हो जाए L से, तो फिर तभी तो ये डाइपोल छोटा देखेगा अगर आप बहुत दूर से देखोगे। तो उस वक्त क्या करना होता है, जो चीज छोटी होती है उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, नेग्लेक्ट L का मतलब कि L को 0 पुट करना। तो फिर आपके बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर आ जाएगा -P/4πε0। तो L आपका क्या हो जाएगा? 0, बाकी बचेगा अंदर R की पावर 2 और ऊपर पावर 3/2। ये 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा नीचे R की पावर 2। ये आपका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। बच्चों आप दोनों इन दोनों में डिफरेंस समझें कि एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में क्या फर्क आपने देखा। तो ये देखिए आप पहले लाइन, क्या आपने देखा कि एक्सियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नीट्यूड में लेता हूं, एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड थी 2P/4πε0r3, और जो इक्वेटोरियल लाइन पर आई है वो बच्चों P/4πε0
4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू आई है। ये देखो मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन नेगेटिव को छोड़ दो, नेगेटिव से डायरेक्शन बताने के लिए। तो अब आपने क्या सीखा, इसका मतलब कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये जो है ये चीज जो है ये चीज तो होगी ना इसके बराबर, ये इक्वेटोरियल लाइन के बराबर। इसका मतलब कि एक्सियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 2 टाइम्स होगी इक्वेटोरियल लाइन से। मतलब कि एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल से 2 टाइम्स ज्यादा होगी। तो अब आप यहां पर समझिएगा कि इस चीज को ग्राफिकली भी बना सकते हो कि मान लीजिए ये मेरे पास एक डाइपोल है, ये एक में डाइपोल है, तो ये मैं बनाता हूं एक्सियल लाइन, जो होगी एक्सियल लाइन, और ये आ गया आपका इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो ग्राफिकली समझ लेते हैं इस पॉइंट को कि मान लीजिए मैंने बोला, लेकिन ये आपने देखा कि डिस्टेंस आपकी सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस अगर सेम है, सेम डिस्टेंस के ऊपर एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस होगी इक्वेटोरियल लाइन से, या इसका मतलब है कि इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन से 2 टाइम्स कम होगी। चलो मान लीजिए ये यहां पर मैं देता हूं, ये पॉइंट देता हूं P, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक रखता हूं R, तो यहां पर भी मैं P पॉइंट लेता हूं इक्वेटोरियल लाइन पर, इसका भी डिस्टेंस मैं रखता हूं R। तो यहां पर अगर एक्सियल लाइन के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है बच्चों, तो इक्वेटोरियल लाइन पर कितनी होगी फिर E/2, मतलब आधी। अगर सेम डिस्टेंस आगे मैं चलता हूं, इधर मैं लेता हूं 2E, तो यहां पर कितनी आएगी, इससे आधी, तो यहां पर आएगी ये और इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा E के बराबर। तो आप बच्चों इसको ग्राफिकली कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप डिस्कस द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। तो ग्राफिकली भी आप इसको समझा सकते हो कि कैसे कैसे एक्सियल लाइन के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इक्वेटोरियल लाइन पर सेम डिस्टेंस पर आधी होगी, अगर वो 2 ही होगी तो वो E हो जाएगी, मतलब कि एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी इक्वेटोरियल लाइन से। ये आप बच्चों नोट कर सकते हो। अब बच्चों एक ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं छोटा सा MCQ, तो उसके आगे फिर चलते हैं। मान लीजिए आपको बोलता है कि ये आपके पास एक डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, और मैंने यहां पर पॉइंट अभी लिया ना P पॉइंट एक्सियल लाइन का, तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी बच्चों वो किस तरफ थी, इस तरफ। क्यों थी इस तरफ, क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, और ये वाली बड़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसमें से ये माइनस किया, तो जिस तरफ बड़ा वेक्टर होता है उसी तरफ रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। अब मान लो मुझे कोई बोलता है कि आप यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, इस P पॉइंट को वहां के बजाय यहां रखता, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होती। अब बच्चों चेक करें, वही कंसेप्ट करना आपने, यहां पर आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना है। अब देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अब इसके पास आ गया, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी, E नेगेटिव बड़ी। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगी। अब फर्क क्या हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज अब इसके पास है, तो इसका मतलब कि नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, और पॉजिटिव इस पॉइंट से दूर है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। लेकिन फिर देखिए दोनों वेक्टर आपके अपोजिट हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां पर भी निकालूं तो अब ये माइनस ये हो जाएगा E नेगेटिव माइनस E पॉजिटिव। तो क्योंकि बड़े वेक्टर की डायरेक्शन इसी तरफ है, इसलिए इसकी डायरेक्शन जो होगी इस केस में भी आप पॉइंट यहां रखोगे, तब भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी उसकी डायरेक्शन इसी तरफ होगी। किस तरफ, जिस तरफ आपका डाइपोल मोमेंट था। तो इसलिए आपने याद रखना कि एक्सियल लाइन के ऊपर आप यहां पॉइंट लो, यहां पॉइंट लो, आपकी डेरिवेशन बच्चों सेम आएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डाइपोल की डायरेक्शन नहीं होगी। तो ये भी आप याद रखें MCQ। कई बार बच्चे ने यहां तक डेरिवेशन की होती है, रटा लगाया होता है, और कहीं कंपटीशन में वहां पूछते तो बच्चा सोचता है शायद इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ऐसा नहीं। आप कंसेप्ट को याद रखिए। क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट आपके अच्छे हैं
तो अब बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेरिवेशन हम निकालेंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर। जैसे आपके पास ये कोई डाइपोल है, मान लीजिए ये आपका डाइपोल है, -q और +q, ये डाइपोल है। पहले मैंने निकाला एक्सियल लाइन के ऊपर, फिर दूसरा निकाला मतलब 90 डिग्री। अब कल आपको पूछते हैं, नहीं न्यूमेरिकल आपको आता है कि नहीं जी, आप क्या करो, यहां इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो जिसका एंगल 30 डिग्री है। फिर आप क्या करोगे, फिर आप बोलोगे सर ने तो हमें दो ही चीजें बताई थी, एक एक्सियल लाइन और एक परपेंडिकुलर। अगर ये कोई और एंगल आ गया जैसे 30 डिग्री 45 डिग्री, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों ना हम एक ऐसा मसला करें कि हम एक ही डेरिवेशन निकालें जिससे सारे मसले हल हो जाएं, चाहे आप एक्सियल हो, चाहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, चाहे किसी भी एंगल पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो उसका मसला हल करते हैं। तो चलो उसको हम करते हैं, डेरिवेशन को समझेंगे वो कैसे निकलेगी डेरिवेशन। चलो अब बच्चों, मान लीजिए वही पॉइंट कीजिए कि यहां पर आप ले लीजिए, मान लीजिए डाइपोल है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको पता है कि किस तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। मान लो यहां पर मैं कोई पी पॉइंट लेने लगा हूं और उस पी पॉइंट का यहां से कोई मैं ये डिस्टेंस ले लूंगा r। अब बच्चों देखो यहां पर एक चीज, ये आगे डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल का, ठीक है, एक डाइपोल का एक ही डाइपोल मोमेंट होता है। अगर दो डाइपोल मोमेंट होंगे मतलब कि दो डाइपोल हो गया आगे। अब मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर मुझे ये, अब ये देखिए ये एंगल में लेने लगा हूं थीटा, मैं एनी एंगल। अब बच्चों क्योंकि आपको पता है कि ये, अब ये जो पी पॉइंट होगा ये यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इसका मतलब कि इसका एंगल जो है वो चेंज हो रहा है। मुझे इस एंगल पर निकालना, मुझे अलग थीटा वन लेना पड़ेगा। इसका मतलब कि मेरे पास दो गए, अगर एक तो एंगल चेंज हो रहा है, दूसरा ये पी पॉइंट में इधर भी ले सकता हूं, आगे भी ले सकता हूं, तो इसका मतलब आर भी चेंज हो रहा है। तो बच्चों जब आर और थीटा एंगल चेंज हो तो उसके कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये याद रखना, अगर एंगल और कोई डिस्टेंस चेंज हो रहा हो तो उसको हम बोलते हैं पोलर। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लिए थे ना एक्स और वाई, उसमें एंगल नहीं था। जब रोटेशन का भी केस आ जाए और डिस्टेंस का भी हो तो उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम बोलेंगे कि पी के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स आ गए, जैसे ये मतलब आर भी चेंज कर सकते हो, थीटा भी चेंज कर सकते हो। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं कि यहां पर ये जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों, जो इस एक डाइपोल का था, अब ये डाइपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, और जब वेक्टर क्वांटिटी कुछ एंगल बनाती है तो उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो अब मैं इसके रिजॉल्व करके देखता हूं कि इसका एक, इस पी वेक्टर का एक यहां पर आएगा टुकड़ा, ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा पी कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर आपको लेंथ का जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी एंगल बनाती है किसी लाइन के साथ, तो उस लाइन के साथ जो इस वेक्टर का कंपोनेंट होता है उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, वो यहां पर आ गया पी कॉस थीटा। और इसका दूसरा कंपोनेंट होगा इस पी कॉस थीटा के परपेंडिकुलर, तो वो जो इस पी कॉस थीटा के ये आ गया पी कॉस थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर जो आएगा बच्चों वो आएगा पी साइन थीटा। मतलब इस डाइपोल के दो आपके टुकड़े हो गए, ये बन गया डाइपोल और एक ये बन गया डाइपोल। इसका मतलब हुआ कि अब मेरे पास एक डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है, और दूसरा डाइपोल ये है जिसका डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है। अब आप पहले को भूल जाओ, समझ लो कि पहला है ही नहीं। अब ये डाइपोल मोमेंट था, उसके दो पार्ट हो गए, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा। और मैंने आपको क्या बताया कि जो एक डाइपोल का एक ही डाइपोल मोमेंट होता है। आप देखिए यहां पर एक डाइपोल मोमेंट ये है और एक डाइपोल मोमेंट ये है, इसका मतलब कि एक डाइपोल ये बन गया और एक डाइपोल ये बन गया, और ये आ गया पॉइंट। अब हम इस पी पॉइंट को चेक करेंगे कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट आप ध्यान लगाओ, ये पी पॉइंट इस डाइपोल की कौन सी एक्सिस के ऊपर है, ये एक्सियल लाइन के ऊपर है। देखो ना, इस डाइपोल की ये जो लाइन है ये होगी इसकी एक्सियल लाइन, तो ये पी पॉइंट हो गया इसकी एक्सियल लाइन के ऊपर, इस डाइपोल की।
तो अब आपने पढ़ा था पीछे एक्सियल लाइन के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों, अब मान लो इस पी पॉइंट के ऊपर इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका मैं E1 नाम डाल लेता हूं, तो वो आ गई। उसकी क्या डायरेक्शन थी, एक्सियल लाइन की डायरेक्शन किस तरफ थी, जिस तरफ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। अब इस पॉइंट को जरा इस डायपोल के नजरिए से देखो, ये बी पॉइंट आ गया इस डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर जब कोई पॉइंट आता है तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी वो मैंने आपको क्या समझाया कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उस डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू दिस डायपोल वो आ जाएगी इस तरफ, उसका नाम मैं डालता हूं E2। तो ये बच्चों का मैंने पीछे आपको जोर दिया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन अगर एक्सियल लाइन पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द एक्सियल लाइन होती है, अगर कोई पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो उसकी डायरेक्शन डायपोल के अपोजिट होगी। अब बच्चों देखो ध्यान से कि ये दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो इनका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आएगा, इन दोनों का पैरेललोग्राम लगाओ, ये आएगा Z, ये बन गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा, यहां पर हम Z तक निकालेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों E1। तो E1 का आप ध्यान दो, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर होगी, आप बताओ मुझे एक्सियल लाइन की क्या डेरिवेशन थी। एक्सियल लाइन की डेरिवेशन थी आपकी 2p/4 πε0r²। अब ये P पॉइंट इस डायपोल के एक्सियल के ऊपर है, तो इस डायपोल के डायपोल मोमेंट कितना है, P cos थीटा। तो मैं यहां पर P cos थीटा लगाऊंगा, 2p cos थीटा अपॉन 4 πε0r क्यूब। अब बच्चों E2 निकालिए, अगर कोई पॉइंट डायपोल के परपेंडिकुलर, अब ये डायपोल इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पर ये आएगा, तो परपेंडिकुलर की डायपोल की कितनी थी, इक्वेटोरियल लाइन मतलब वो था सिर्फ P/4 πε0r क्यूब। तो इसको आप लिख सकते हो P/4 πε0r क्यूब, ये हो गया। अब देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहां पर पैरेललोग्राम लगाइए यहां पर। तो यहां पर देखिए E1 और E2 में एंगल कितना है, 90 डिग्री का, तो इसलिए यहां पर सीधा पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से इसको सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा, ये इसको सॉल्व करोगे क्या आंसर आएगा, E1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 4p² cos स्क्वायर थीटा अपॉन, चलो आप इसको ऐसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप ऐसे रखिए, किसी का स्क्वायर ले लीजिए पूरा, 2p cos थीटा अपॉन 4 πε0r क्यूब का स्क्वायर, और उधर लिखिए P/4 πε0r क्यूब का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब यहां पर देखिए कॉमन क्या चीज है, कॉमन क्या निकल सकता है, देखिए P/4 πε0r क्यूब का स्क्वायर, यहां भी P/4 πε0r क्यूब का स्क्वायर, तो ये कॉमन लोगे तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, यहां से तो बाहर आएगा P/4 πε0r क्यूब, बाहर, अंदर क्या बचेगा बच्चों, अंदर बच जाएगा आपका ये 2 का स्क्वायर 4 और cos का स्क्वायर थीटा, और इधर बच्चों आपने इसकी वैल्यू पुट नहीं की, P sin थीटा, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट लगाना था मुझे, तो P sin थीटा, तो इसका बचेगा अंदर sin स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इसको आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे P/4 πε0r क्यूब, इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 cos स्क्वायर थीटा,
4 है ना, 4 cos के, इसको 3 cos के थीटा अलग कर देता हूँ और 1 cos के थीटा अलग से लिख देता हूँ और sin के थीटा अलग से लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो चीज है ये 1 हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में sin के थीटा प्लस cos के थीटा 1 होता है। बच्चों ये आपको ट्रिग्नोमेट्री हो गया, डिफरेंशियल हो गया, ये आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैथ आप अगर वीक है तो दोबारा से स्टडी कीजिए cos के थीटा प्लस 1, क्योंकि कोई भी आप एंट्रेंस पास नहीं कर सकोगे अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आते। तो इसलिए न्यूमेरिकल करने के लिए मैथ स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात याद रखिए आप। तो ये बच्चों हमारा निकल गया टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब। ये देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, किसी भी पॉइंट के ऊपर निकाल सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो आपको पूछता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल कितना बना रही है, तो मान लो यहां पर जो एंगल बनाती है, यहां पर मैं ले लेता हूं बीटा एंगल। तो बच्चों यहां पर देखिए कि tan बीटा किसके ऊपर आएगा, tan बीटा। तो बीटा किसका होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर इसके बराबर है तो ये आ गया E2 और बेस है E1, E2 मान E1 आ जाता है। E2 की वैल्यू बच्चों कितनी थी, E2 कौन है, परपेंडिकुलर वाला। तो ये E2 की वैल्यू थी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब डिवाइडेड बाय E1। E1 एक्सियल वाला ये ऊपर चला जाएगा, 4 सॉरी P क्या था, कुछ और था यहां पर, P sin और ये था, ये आ गया, ये कौन सा था, इक्वेटोरियल लाइन वाला था P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, और वो था एक्सियल लाइन वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अपॉन 2p cos थीटा। तो उसको आप वैल्यू पुट कर देख सकते हो, पीछे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहां से P और P कट जाएगा, तो यहां बच जाएगा आपका tan बीटा इज इक्वल टू बच्चों sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब 1/2 sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। तो ये आपका एक रिलेशन बना कि बीटा आपको बताएगा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये आएगा कि मैग्नीट्यूड। आओ बच्चों जरा देखें इससे क्या फायदा, हमें स्पेशल केसेस देखते हैं जैसे हमने निकाले थे। पहला केस लेते हैं कि मान लो कि ये P पॉइंट जो था वो एक्सियल लाइन के ऊपर आता है। मान लो इस पॉइंट को मैं एक्सियल लाइन पर लेता हूं, तो ये थीटा कितना हो जाएगा, 0। तो आप देखिए इफ P लाइज ऑन एक्सियल लाइन, अगर P एक्सियल लाइन पर आ जाएगा, ये P एक्सियल लाइन पर आएगा तो इसको घुमा के इधर लाओ, ये थीटा कितना हो जाएगा, 0। थीटा आपको 0 लेना पड़ेगा। थीटा 0 लोगे तो E की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, E की वैल्यू आएगी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंदर 3। थीटा की जगह 0 पुट करोगे, cos 0 कितना होता है 1, 3 into 1 1 हो गया प्लस 1, तो ये कितना बन जाएगा P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये बन जाएगा बच्चों 4। तो 4 का रूट कितना होता है 2, बन जाएगा 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये देखिए बच्चों आपका यही वही डेरिवेशन जो हमने पहले की थी, एक्सियल लाइन की डेरिवेशन आ गई। अब आओ बच्चों कि मैं बोलता हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इफ P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा पॉइंट, थीटा आपका आ जाएगा 90 डिग्री पर। जब थीटा 90 पुट करोगे तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0, अंदर क्या बचेगा 1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगा आपकी P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये देखिए आपके वही डेरिवेशन वापस से रिपीट होगी, और इस डेरिवेशन को करने का ये फायदा होगा कि मान लो कल आपका न्यूमेरिकल होता है थीटा 30 डिग्री, फिर आप क्या करोगे, यहाँ 30 पुट कर दोगे। अगर आपको बोलता है 60 कितना है, 60 पुट कर दो, तो ये मास्टर फार्मूला बन गया, ये किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार चड्ढा है। आज हम एक बेसिक बात डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। कभी हम घर में होते हैं, समाज में होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो एक बहुत एक चर्चा का मुद्दा होता है हर जगह की सत्य क्या है। तो अब कई लोग कहते हैं ये सत्य तो कौन डिफाइन कर सकता है, ये तो ट्रूथ कौन डिफाइन कर सकता है, ये तो सिर्फ बोला जाता है। कोई युधिष्ठिर की कहानी सुनाता है कि युधिष्ठिर ने जब उसको द्रोणाचार्य जी ने बोला था कि कल ये सबक याद करके आना कि सदा सच बोलो, तो वो युधिष्ठिर जो है वो जब रोज आता था क्लास में तो गुरुजी उससे क्वेश्चन पूछते थे कि बताओ भाई कल का पाठ मुझे सुनाओ, तो वो कहता था कि मुझे याद नहीं होगा। तो एक बार वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जब उसको गुरु द्रोणाचार्य जी पूछते हैं यार तुम्हें ये बात नहीं समझ आ रही अभी तक कि सदा सत्य बोलो, इसमें क्या याद करना, तो युधिष्ठिर बोलता है कि ये तो मैं रट सकता हूं जो आप बोल रहे हो कि सदा सत्य बोलो, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है, लेकिन मैं 5 दिन का ये सोच रहा हूं कि सत्य होता क्या है। हम बच्चों को बोलते रहते हैं कि सदा सच बोलो, सच है क्या। तो एक बार आपको पता है कि एक बार यही प्रश्न एक सभा में उठा, वहां बड़े बड़े विद्वान लोग, बुद्धिजीवी, उनको जब बोला कि इसका आंसर ढूंढा जाए, तो लोग कोई अपने ग्रंथों के पीछे, वेदों के पीछे, सभी रिसर्च वर्क में पड़ गए कि सत्य को आज ढूंढना है, सत्य है क्या चीज। तो सभी लोग ऋग्वेद, दिग्वेद, जितने भी वेद थे सब उनको स्टडी करना स्टार्ट हो गए, लेकिन आंसर दिया एक कोने में बैठे हुए एक बच्चे ने। तो कई बार हम सोचते हैं कि किसी को इग्नोर कर देते हैं, हम कहते हैं ये क्या आंसर देगा, लेकिन कई बार हम उसी की बात जो है वो एक पूरा ब्रह्मांड उसको काव्य मान लेता है, काव्य के रूप में मान लेता है। तो बच्चों उस आदमी, जो छोटा सा आदमी बैठा हुआ था, उसको जब पूछा कि सदा सच क्या होता है, तो उसने बच्चों सिंपल ही लाइन में बोला, उसने बोला कि सच वो होता है कि जो घटना जैसी घटित हुई हो उसी घटना को वैसा ही वर्णन अगर किया जाए तो वो सच होता है, और अगर आप उसमें कोई मिलावट करके बोलोगे तो वो झूठ होता है। तो वो जो सिंपल सी बात है, और ये डेफिनेशन इस वक्त सबसे सही डेफिनेशन मानी जाती है सच की। किसी को इजी तरीके में समझाना हो कि सत्य क्या है, तो आप सिंपल बता सकते हो। हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई घर से जब आप आए थे तो बताइए, तो अगर वो बच्चा जैसा उसके साथ घटित हुआ हो वैसा ही आपको बिल्कुल सुना देता है, तो वो समझ लो कि वो सच बोल रहा है। अगर वो उसको बीच में अपनी को मिलावट करके बोलता है बच्चों या दोस्तों, तो वो उसको हम असत्य बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोर्ट कचहरी में भी जब किसी की शपथ ली जाती है तो हाथ गीता पर, कुरान पर, बाइबल पर हाथ रखा जाता है, तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें बोलते हैं कि मैं जो कहूंगा मैं सदा सच बोलूंगा। और बच्चों सच बोलता कोई नहीं, उसका मतलब था क्या सच बोलूंगा, सच क्या मतलब कि जो तूने देखा है वैसा ही यहां पर जज के सामने वर्णन करो। लेकिन 99% लोग जो हैं वो ऐसा नहीं करते, तो वो असत्य बोलते हैं। तो होप्स बच्चों आपको ये छोटी सी बात, कई बार आपके छोटे छोटे बच्चे घरों में, सोसाइटी में आपको जो बोलते हैं सत्य क्या होता है, सत्य क्या होता है, तो आप इस छोटी सी वाक्य से आप उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।